हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है आकलन का व्यवसायीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ असेसमेंट। आकलन के व्यवसायीकरण के अंतर्गत हमने इसके कॉन्सेप्ट में ये जाना कि आकलन के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है, क्या होता है इसका मीनिंग, और इसके साथ ही हमने देखा कि इस आकलन के व्यवसायीकरण के अंतर्गत कौन कौन से साधन प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा ट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स एंड स्टडी सेंटर्स के बारे में। और इसके साथ ही हम इसके अलावा क्या कारण होते हैं आकलन के व्यवसायीकरण के, इस पे भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा इसके लाभ क्या क्या हैं, इससे फायदे क्या क्या मिलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। और आज की क्लास में जो इससे रिलेटेड लास्ट बिंदु बचता है या इसके रेफरेंस में जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट चीज है जिस पे हमने बात करनी है, वो है इसकी डीमेरिट्स, कि इससे लॉसेस क्या क्या हो जाते हैं या इसके क्या नुकसान है आकलन के व्यवसायीकरण के। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आकलन के व्यवसायीकरण से हानियां या फिर डीमेरिट्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हानियां या डीमेरिट्स। तो सबसे जो पहली इसकी हानि रहती है वो है कि यहाँ पे जो शुल्क लिया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है, आवश्यकता से अधिक शुल्क, आवश्यकता से अधिक शुल्क। तो जो बच्चों से फीस ली जाती है इन ट्यूशंस पे या स्टडी सेंटर्स पे या कोचिंग्स पे, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सभी बच्चे इतनी फीस, सभी अभिभावक इतनी फीस एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात के चलते हुए क्या होता है कि क्योंकि वहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा शुल्क लिया जा रहा है, तो सभी पेरेंट्स इतनी फीस एफोर्ड न कर पाने के कारण अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पाते हैं। केवल वे ही भेज पाते हैं जो कि इतना शुल्क, इतनी फीस दे सकते हैं या दे पाते हैं या दे पाने में समर्थ होते हैं। तो इसके चलते हुए नुकसान हो जाता है बाकी बच्चों को। और ये क्या है, इन्होंने, आप ये समझ लो, शिक्षा को बेचने का जैसे एक धंधा बना लिया हो, ये इनका बिजनेस हो जाता है। ट्यूशंस या कोचिंग सेंटर्स या स्टडी सेंटर्स जो लोग चलाते हैं वो शिक्षा का व्यापार करते हैं, जबकि शिक्षा प्रदान करना एक बहुत ही, कहा जाता है, एक धार्मिक कर्म होता है ना, जैसे वैसे माना जाता है। किसी को शिक्षित करना अर्थात जो ज्ञान मेरे पास है मैं अगर आपको देती हूँ तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़े पुण्य जैसी बात है, पुण्य कर्म बनेंगे मेरे, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। लेकिन यहाँ पे तो ये एक व्यापार के रूप में सामने आता है। यही शिक्षा प्रदान करना एक बिजनेस बन जाता है, एक कारोबार बन जाता है। आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा को बेचा जा रहा है। तो इस तरह से वहाँ जो इतना ज़्यादा ट्यूशन फीस ली जा रही है, कोचिंग सेंटर, स्टडी सेंटर्स इतनी फीस ले रहे हैं, वो सब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इवन यहाँ तक कि जितनी फीस होनी चाहिए ना, उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा फीस ले रहे हैं। इतनी फीस नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फीस ले रहे हैं। ये भी क्या है, इसका एक दोष है या इसकी एक कहानी है, ये इसकी एक डीमेरिट है। उसके बाद जो अगली इसकी कमी है वो है छात्रों में द्वेष की भावना। छात्रों में द्वेष की भावना। द्वेष की भावना किस तरह से छात्रों में आपस में द्वेष की भावना आ जाएगी? तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे, मैंने जैसे कि बताया कि ट्यूशन एफर्ड कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी फीस इतनी भर पाते हैं जिसके कारण वो क्या है, वो ट्यूशन पे जाते हैं। और बाकी बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं फीस, वो बच्चे जो हैं वो अपने लेवल से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आपस में किस तरह से एक ही क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ट्यूशन जाते हैं या फिर विद्यालय के ही शिक्षक के पास जो है वो कुछ उनका है, वो या तो वो घर आके पढ़ाते हैं या तो वो उनके घर जा करके स्टडी करते हैं।
या फिर 2-4 स्टूडेंट ऐसे क्लास के अंदर हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एक समूह है कोई 5-10 बच्चों का जो कि घर पे जाकर के टीचर के ट्यूशन लेकर के आते हैं, और यहाँ पे बाकी नहीं एफर्ट कर सकते तो वो बाकी अपने लेवल पर पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि 2 गुट बन जाते हैं। 2 गुट कैसे बन जाते हैं? अब स्कूल में बच्चे इकट्ठे रहते हैं क्लास के अंदर, और फिर शाम को टीचर के घर पे ट्यूशन पढ़ने भी इकट्ठे जाते हैं। तो जो वो गुट बनता है ना कि सुबह भी स्कूल में इकट्ठे फिर ट्यूशन पे भी इकट्ठे, वो गुट बहुत ही मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उनके अंदर उनकी जो दोस्ती है ना एकदम पक्के वाली दोस्ती हो जाती है, और फिर जो बच्चे नहीं जाते हैं ट्यूशन पे उनसे वो कटने लग जाते हैं। यानी हम गुटबाजी की बात करें ना तो गुटबाजी हो जाती है कि कुछ ट्यूशन जाने वाले बच्चे हैं और कुछ जो हैं कौन से हैं अपने आप से स्टडी करने वाले हैं जो कि ट्यूशन की फीस को एफर्ड नहीं कर सकते। तो इसके चलते हुए आपस में ना द्वेष की भावना आ जाती है। वो आपस में जो सहयोग की भावना होती है पूरी क्लास के अंदर, जो मिलजुल करके रहने की भावना होती है बच्चों में, वो खत्म हो जाती है, वो कटने लग जाते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से ये जो आकलन का व्यवसायीकरण हो रहा है जिसके अंतर्गत बच्चे विद्यालय के अतिरिक्त इन सभी साधनों पर जाकर, स्थलों पर जाकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या अपना आकलन करवा रहे हैं, आकलन की उनकी व्यवस्था की जा रही है, अधिगम की व्यवस्था की जा रही है, तो उससे ये भी एक दोष होता है या फिर ये भी एक हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है कि जो क्लास के बच्चे आपस में मिलजुल कर के जो रहते हैं अब वो गुटों में तब्दील हो जाते हैं, उनमें आपस में सहयोग की भावना खत्म हो जाती है और जो द्वेष की भावना है वो आपस में आ जाती है। ठीक है, तो ये भी इसकी कमी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है भेदभाव की समस्या। भेदभाव की समस्या, अब भेदभाव की समस्या, किसमें भेदभाव हो रहा है? बच्चों में भेदभाव हो रहा है। कौन कर रहा है? बच्चे भी आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं और इसके साथ ही टीचर भी करता है। टीचर किस तरह से करता है आप देखिए। अब आप इसको ना एक इसी तरह से आप इसका जो है छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर से कोई बच्चा ट्यूशन जाता है, स्कूल टीचर के पास ही, जो स्कूल में उसको टीचर पढ़ाता है उसके पास ही आपने उसको ट्यूशन लगा रखा है, तो आप क्या करते हो, उस पर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी सौंप देते हो, क्योंकि आप उसको फीस दे रहे हैं, उसको ट्यूशन के एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, तो वो क्या करता है स्कूल के अंदर भी आपके बच्चे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाता है, खुद भी देता है और दूसरों से जो बाकी टीचर्स उसके फ्रेंड होते हैं उनसे भी दिलवाता है। तो इसके चलते हुए बच्चे को तो फायदा हो जाता है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ तो भेदभाव हो जाता है ना। तो 2 तरीके का या 2 लोगों का भेदभाव इसमें दिखाई देता है। पहला तो मैंने यही बता दिया कि छात्र आपस में अब द्वेष की भावना से ग्रसित हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि गुटबाजी हो गई है क्लास के अंदर। तो वो बच्चे क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से भेदभाव करते हैं इस आधार पर भी कि भाई ये ट्यूशन जा सकते हैं या ट्यूशन की फीस भर सकते हैं, ये हम ये नहीं भर सकते हैं, यानी हम भर सकते हैं तो इसका मतलब हम ऊंचे हैं या हम रिच हैं, ये पुअर है, ऐसी चीजें आ जाती है बच्चों में। और इसके साथ ही अध्यापक भी क्या करता है, जो बच्चे उसके पास घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं उनको एक्स्ट्रा ट्रीट करता है, स्पेशल ट्रीट करता है। तो इससे क्या होता है, बाकी बच्चे अपने आप को हीन महसूस करते हैं या फिर अपने आप को पीछे महसूस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमने ऐसा क्या किया कि ना तो हमारी कभी प्रेज होती है, ना ही हमारा कोई इतना ज्यादा टीचर के द्वारा ध्यान रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो भेदभाव की समस्या है वो निकल करके सामने आती है या वो उत्पन्न हो जाती है क्लास में। ओके, नेक्स्ट है धन का सम्मान। धन का सम्मान, प्रतिभा का नहीं। अब इससे क्या समझ में आया? धन का सम्मान, प्रतिभा का नहीं। धन का सम्मान, प्रतिभा का नहीं मतलब धन कौन सा धन? वो धन जो आप फीस के रूप में, शुल्क के रूप में टीचर को दे रहे हो, ये वो वाला धन है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजें इस पॉइंट के अंदर हम जोड़ करके फिर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो अभिभावक या जो बच्चे अपनी फीस अच्छे से दे रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं टीचर से, वो बच्चे अध्यापक को बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्रिय हो जाते हैं।
फेवरेट हो जाते हैं वो बच्चे। ठीक है, एक कारण तो ये होता है क्योंकि उनसे या उनके पेरेंट्स से अध्यापक को वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम जो स्कूल में उसका जो वेतन मिलता है, उसको सैलरी मिलती है, उससे एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है उसी फीस के रूप में, ट्यूशन पढ़ाने के बदले में। और दूसरा क्या होता है, इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में भी उनको मिलते हैं, जो बच्चे घर में भी मिलते हैं, वो प्रिय भी हो जाते हैं, फेवरेट भी हो जाते हैं। तो इस बात के चलते हुए जो बच्चों को एक्स्ट्रा ट्रीट किया जाता है, जो स्पेशल ट्रीट किया जाता है टीचर के द्वारा जो कि उनको ट्यूशन पढ़ाता है, इससे क्या होता है कि बहुत बार जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हैं, वो तो पीछे रह जाते हैं। और अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है या फिर स्लो लर्नर है जो कि घर पे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, तो उसको टीचर के द्वारा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलती है। क्यों? रीजन क्या होता है? रीजन है यही धन, यही फीस जो उसके अभिभावक या वो बच्चा कह लो वो ट्यूशन के फीस के रूप में उनको दे रहा है, जिससे कि टीचर को एक्स्ट्रा इनकम हो रही है अपनी सैलरी के अतिरिक्त, उससे अतिरिक्त उसको जो धन मिल रहा है उसका तो वो सम्मान करता है। उस धन के सम्मान में वो उस बच्चे जो स्लो लर्नर बच्चा है या जो एवरेज बच्चा है उसको स्पेशल ट्रीट करता है। उसकी ना जरूरत नहीं है उसकी तारीफ करने की, फिर भी एक छोटा सा काम, सुई जितना काम करने पर भी उसकी प्रेज करता है क्लास के अंदर। या हम कहते हैं ना किसी की खुशामद करना, तो उसकी खुशामद करता है। बाकी टीचर से भी कहता है इसको डांटना नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो शाम को उससे ट्यूशन पढ़ने जाता है या फिर टीचर जाता है उसके घर पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो वो अपने बाकी टीचर्स को भी कहता है, स्कूल के जो उसके फ्रेंड होते हैं बाकी टीचर्स, कि भाई इस बच्चे को जो है कुछ मत कहना। अगर वो बच्चा कुछ गलती भी करता है तो उसकी गलती पर जो है वो उसको डांटा भी नहीं जाता, और इसके अलावा कोई और बच्चा अगर कुछ करता है तो फिर उसको डांटा जाता है, उसको जो है जो भी उसको पनिशमेंट मिलनी है वो दी जाती है। तो यहाँ पे ये सब कुछ जो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, यानी वो छोटा सा काम करता है तब भी उसकी प्रेज होती है, वो गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। कारण क्या है? कारण है यही धन जो फीस के रूप में, शुल्क के रूप में उसको दिया जा रहा है अभिभावकों के द्वारा या बच्चों के द्वारा ट्यूशन के बदले। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीजों के चलते हुए बहुत बार धन को तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, फीस को तो इंपॉर्टेंस मिल जाती है, और जो प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा है वो वहीं पे दबी रह जाती है, उनकी कोई प्रेज नहीं होती और छोटी सी गलती करने पर भी उन्हें बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स दे दी जाती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा झूठे आंकड़ों का प्रदर्शन। झूठे आंकड़ों का प्रदर्शन। झूठे आंकड़े मतलब ऐसे ही नंबर्स दे देना, ये भी आपको चीजें दिखाई देंगी। अब क्या होता है, क्योंकि शिक्षक ने क्या लिया है, टीचर ने क्या लिया है, शुल्क लिया है, धन लिया है ट्यूशन के बदले, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इस बच्चे के कम नंबर आएंगे तो पेरेंट्स या अभिभावक या गार्जियंस किसके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे ये पूछने के लिए कि आपने इसको स्कूल में पढ़ाया, अगर स्कूल में इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, इसके चलते हुए इसका रिजल्ट अच्छा आए, इसके लिए हमने आपके कहे अनुसार जितनी फीस आपने मांगी उतनी फीस में इसको आपके पास ट्यूशन भेजा, या आपको हमारे घर पर आप ट्यूशन आकर के पढ़ाई ये व्यवस्था की, इसके बदले में आप फीस ले रहे हो मुंह मांगी, तो बताओ हमारे बच्चों के अच्छे नंबर क्यों आए? है ना, क्यों नहीं आए आप बताओ। अब क्यों नहीं आए का जवाब तो शिक्षक को देना ही पड़ेगा। तो इसके चलते हुए वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि या तो पहले ही जो एग्जाम पेपर है जो कि उसने खुद ने बनाया है या कोई टेस्ट है मान लीजिए, तो वो क्या करता है पहले से ही उसको बता देता है भाई ये वाले क्वेश्चन जो है वो याद कर लेना, तो ताकि कल को इसके नंबर कम ना आ जाए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है इसको, ट्यूशन की मैंने जो है ट्यूशन दी है, या फिर मैंने ट्यूशन जो है इसके घर पे जाकर के इसको
एक्स्ट्रा जो है आकलन की इसकी व्यवस्था की है, तो इसका मतलब कल को इसके नंबर कम आएंगे तो मेरे से ही अभिभावक प्रश्न पूछेंगे, तो वो प्रश्न से उत्तर से बचने के लिए क्या करता है, पहले से ही जो भी टेस्ट होता है वो उसको बता देता है, या जो भी एग्जाम पेपर जो उसने बनाया है वो उसको बता देता है। और इवन यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, केवल अपने सब्जेक्ट का ही नहीं, बाकी जो टीचर्स हैं जो उसकी क्लास को पढ़ाते हैं, बच्चे की क्लास में जाते हैं, उसको विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो उनसे भी पेपर ले लेता है। उनको भी ये कह देता है कि मुझे बता दो कौन कौन से क्वेश्चन डालें, ताकि मैं अपने जिन स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाता हूँ उनको मैं बता दूँ और उनके नंबर अच्छे अच्छे आ जाएं, जिससे कि कल को मुझ पर बात नहीं आए कि भी मैंने इनको पढ़ाया नहीं था अच्छे से, क्योंकि उसने फीस ली है ट्यूशन की, ठीक है, उसने धन लिया है अभिभावकों से, तो वो अपने आप को ना, जैसे आप कहते हो ना, जैसे कर्जा, जैसे ऋण महसूस करता है कि ये मेरे ऊपर ऋण है इनका और मुझे ये ऋण चुकाना है। एक तरीका तो ये होता है कि पहले ही उसको एग्जाम पेपर या फिर टेस्ट के बारे में सारे के सारे क्वेश्चंस को बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, तुम इसको तैयार कर लो। अच्छा, दूसरा तरीका भी ये होता है कि जब उसकी कॉपी चेक की जाती है, जब उसका एग्जाम पेपर की जो शीट है वो चेक की जाती है, तो उसमें बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो गलत लिखा होता है तो उसको खुद पेंसिल से सही कर देते हैं, या फिर किसी ने देखनी तो होती नहीं है कॉपी खोल करके, शीट खोल करके, तो उसने गलत भी लिखा होता है तो उसको सही कर देते हैं और उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं उस बच्चे को, जबकि उसने अच्छा लिखा नहीं होता। तो इससे क्या होता है, इससे नुकसान हो जाता है प्रतिभाशाली बच्चों, वो बच्चों के नंबर तो आते हैं कम जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है लेकिन सिर्फ ट्यूशन ही नहीं ली, यही उनकी गलती है, या यही उनके पेरेंट्स की गलती है कि वो उनको ट्यूशन नहीं दिलवा पा रहे हैं, कोचिंग्स पे नहीं भेज पा रहे हैं, स्टडी सेंटर पे नहीं भेज पा रहे हैं, तो इसके चलते हुए उनके नंबर तो आते हैं कम। और वो बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, या तो उनको एग्जाम पेपर पहले से मिला हुआ है या उन्होंने पेपर में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा होता, लेकिन उनको नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। तो जो आंकड़े होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो एकदम झूठे होते हैं, ठीक है, ये है झूठे आंकड़ों का प्रदर्शन। और इससे क्या होता है, इससे जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो तो खुश हो जाते हैं, उनको तो लगता है कि हमारे बच्चे के लिए आकलन की व्यवस्था विद्यालय में अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी, इसके चलते हुए हमने क्या किया, अपने बच्चे को भेज दिया ट्यूशन पे, या विद्यालय के टीचर को घर पे बुलाने लग गए ट्यूशन देने के लिए, उसे हम उसके बदले में धन दे देते हैं, और इसके चलते हुए टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया है कि हमारे बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है। तो सोचो, अब ये क्या है, ये झूठे आंकड़े तो हैं, लेकिन टीचर ऐसा करता है केवल किसके लालच में, धन के लालच में, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समानता का व्यवहार नहीं, समानता का व्यवहार नहीं, समानता का व्यवहार नहीं, सारे पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि हम हानियों की बात कर रहे हैं तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए ताकि हमें एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगर हमारे पास 8-10 पॉइंट होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक आधा उसमें से भूल भी गए तो हमें 5-6 तो आएंगी ना हेडिंग्स लिखने को, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉइंट बनाने हैं। अब समानता का व्यवहार नहीं, तो शिक्षक चूंकि धन लेता है, फीस लेता है ट्यूशन की, तो इसके चलते हुए जो बच्चे उससे ट्यूशन पढ़ने आते हैं वो तो उसके हो जाते हैं प्रिय, उनको तो वो हर एक प्रॉब्लम उनकी सुनता है, अच्छे से ट्रीट करता है, स्पेशल ट्रीट करता है। और इसके बजाय जो बच्चे उससे ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आते हैं वो बच्चों के साथ वो बहुत ही रूखा सा व्यवहार करता है, या जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर ट्यूशन लेने वाले बच्चे छोटा सा भी काम कर दे तो उनकी जो है बहुत प्रेज की जाती है, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ऐसे। और जो दूसरे बच्चे हैं वो बेचारे इसके चलते हुए अगर अच्छा काम करके भी लाते हैं तो उनकी कोई प्रेज नहीं होती। इसके अलावा जो ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा है वो अगर मिस्टेक करता है, गलती करता है, तो उसे बस प्यार से कह दिया जाता है या उसको इग्नोर ही कर दिया जाता है उसकी गलती को, और दूसरे बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो इस तरह से जो शिक्षक होता है वो केवल इस धन के लालच में या फिर कहीं ना कहीं जो उसने शुल्क लिया है
उसके चलते हुए जो बच्चा है उसको स्पेशल ट्रीट करता है ट्यूशन पढ़ने वाले को, और बाकियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हो पाता। यानी सबको एक जैसा, जो शिक्षक का एक कहते हैं एक उत्तरदायित्व है कि वो क्लास में बिना किसी भेदभाव के सब बच्चों को एक समान समझे और एक समान ही उनको शिक्षा प्रदान करे। लेकिन ऐसी जो बात है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सरकारी तंत्र के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा। सरकारी तंत्र के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा। यहाँ पे स्टूडेंट क्या चीज है कि मैंने आपको इसके कारण बताए थे, आकलन के व्यवसायीकरण के कारण। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं वो उदासीन होते हैं, उनके जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं, या वो इतने ज्यादा जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं कि बच्चे के लिए वो अच्छे से आकलन की व्यवस्था कर सके, जिसके कारण मजबूर होकर के अभिभावकों को अपने बच्चे की आकलन व्यवस्था के लिए बाहर जाना पड़ता है, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, स्टडी सेंटर का सहारा लेना पड़ता है मजबूर होकर के। तो यहाँ पे भी वही बात है, जो सरकारी तंत्र होता है जिसके अंदर क्या होता है कि परंपरागत उपकरणों से ही आकलन की व्यवस्था की जाती है, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती है, कोई सरकारी जो पॉलिसीज बनती हैं, नीतियां बनती हैं, उनमें कोई सुधार नहीं किया जाता, सरकारी टीचर भी इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब जो बातें हैं, ये जो कमियां हैं वो और भी उभर करके निकल के सामने आती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकारी तंत्र के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है कि वहां पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, सरकारी शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, ये सब बातें हमें सही लगने लग जाती हैं। ये जो दृष्टिकोण है हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति या फिर गवर्नमेंट संस्थाओं के प्रति वो एकदम सही हो जाता है। ये बढ़ावा देते हैं इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें यही तो बताती हैं कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए, अब सरकारी जो योजनाएं बनती हैं या जो भी चीजें होती हैं वो हमारे लिए तो बनती हैं, लोगों के लिए, जनता के लिए तो वो सारा का सारा काम होता है। लेकिन जब लोग अपने बच्चों को, अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं कोचिंग्स पे, स्टडी सेंटर्स पे, या फिर ट्यूशन लेते हैं या घर पे बुलाते हैं टीचर को, तो यहाँ पे ये क्या दिखाती हैं चीजें? ये दिखाती हैं कि ये जो अंदेशा है कि सरकारी तंत्र या सरकारी संस्था या सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, तो वो तो चीज बिल्कुल और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। तो सरकारी तंत्र के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को इससे बढ़ावा मिलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं। प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या होते हैं? प्रजातांत्रिक सिद्धांत ये कहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसके लिए आकलन की व्यवस्था करना, शैक्षिक जो विकास है उसको ध्यान में रख करके बच्चे को अधिगम कराना, ये एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है। ठीक है, ये है प्रजातांत्रिक सिद्धांत शिक्षा का। लेकिन यहाँ पे शिक्षक खुद भी कई बार बढ़ावा देता है कि बच्चे उससे ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, या फिर उसके लिए व्यवस्था ऐसे की जाए कि वो उनके घर पर जाकर के ट्यूशन पढ़ाए। तो वो कई बार जो है वो मजबूर करते हैं बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, जो शिक्षा प्रदान करना, मैंने एक बताया ना कि एक धार्मिक पुण्य कर्म माना जाता है, वो शिक्षा का यहाँ पे व्यापार हो रहा है। शिक्षा का जो ये प्रजातांत्रिक सिद्धांत है वो ये कहता है कि शिक्षक को बिना किसी भेदभाव के अपने पास जो भी ज्ञान है वो अपने बच्चे को देना चाहिए, अपने स्टूडेंट को सिखाना चाहिए, सबको एक जैसा समझ करके। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, धन के लालच में ट्यूशंस को बढ़ावा देता है।
तो इस तरह से ये जो आकलन का व्यवसायीकरण है वो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके सामने आकलन के व्यवसायीकरण से संबंधित उसकी हानियां या उससे होने वाले नुकसान या फिर डीमेरिट्स। आवश्यकता से अधिक शुल्क लिया जाता है, छात्रों में द्वेष की भावना आ जाती है, भेदभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, धन का सम्मान होता है, प्रतिभा का नहीं, झूठे आंकड़ों का प्रदर्शन होता है, समानता का व्यवहार नहीं किया जाता शिक्षक के द्वारा सभी बच्चों के साथ, सरकारी तंत्र के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है ये आकलन के व्यवसायीकरण की व्यवस्था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है आकलन का व्यवसायीकरण वो समाप्त हो गया है। यूनिट 5 के सेकेंड पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के अंतर्गत दिया हुआ है टीचर असेसमेंट बाय स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।